तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को देखना। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न तो बनते ही हैं परीक्षा में। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। जैसे आप ए पर हैं और बी पर पहुंचना चाहते हैं, कहने का मतलब आप घर पे हैं और स्कूल जाना चाहते हैं, होम में हैं और स्कूल जाना चाहते हैं। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, तो सबसे पहले वो ओ पर जाएगा। ठीक है, ओ पर पहुंचता है जो कि ए के ठीक उत्तर में है 90 मीटर। मतलब कि ओ जो है ना, ए के ठीक उत्तर में है 90 मीटर। दिखा देते हैं इसको ऐसे। ओ पर जाता है तो ओ कहां पर है? ए के उत्तर में है। ए कहां पर है? यहां पर उत्तर में, ये रहा उत्तर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। अब इसके बीच में जाएगा तो उत्तर पूर्व, इसके बीच में दक्षिण पूर्व, इसके में दक्षिण पश्चिम और इसके में उत्तर पश्चिम। ठीक है, बीच में जाता है तो अब कहां जाता है? जीरो जो है ना वो ए के उत्तर में है, तो ये ए के उत्तर में जीरो है, तो ए के उत्तर में जीरो है। कितने डिस्टेंस तय करता है? 90 मीटर। फिर उसके बाद वह जीरो से बी पर ठीक पश्चिम में जाता है। अब जीरो से लेकर के बी में जाता है। बी कहां जाता है? पश्चिम में जाता है। तो बी यहां पर आ गया और कहां पर है? पश्चिम में है। ठीक है, तो बी थोड़ा सा ठीक से बनाना जरूरी है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा बी सही से बनाते हैं यहां पर। ठीक है, बी में कहा जाता है? पश्चिम में जाता है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? 120 मीटर। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि एक की बी से कम दूरी बताइए। अब यहां से ना, ये से ए और बी की दूरी के बारे में बात कर रहा है कि इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, आसान सा सवाल है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है ये। इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इस चीज को लेकर के। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाता है। तो उस पर ना जाकर के इस चीज को समझिए पहले कि ए से जीरो पर जाता है 90 मीटर, जीरो से बी पर जाता है 120 मीटर। इसका डिस्टेंस बताना है। तो अब क्या होगा? यहां पर इसका डिस्टेंस बताना है, तो अब पूछा जा रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दूरी। तो बी यहां पर है, इसके सापेक्ष ए की दूरी बतानी है। ये ए है, तो बी से ए किधर की दिशा में है? तो ए तो है आपका, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूरब, तो दक्षिण पूर्व। तो ये तो दोनों दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व, तो ये राइट आंसर हो गया। लेकिन ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर मीटर पूछा जा रहा है कि कितना मीटर होगा। अब ये थोड़ा सा पेच फंसता है कि मीटर निकालना है आपको, ये कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है, इसको याद रखिएगा, 3, 4 और 5। ठीक है, इसी को बना दिया जाता है इसी को बना दिया जाता है 6, 8 और इसमें मतलब डबल हो जाता है और 10। ठीक है, 3, 4, 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6, 8, 10। फिर इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 से, तो 3, फिर 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, मतलब 150। ठीक है, तो 150 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। पाइथागोरस प्रमेय का ये आप ट्रिपलेट जानते होंगे। ट्रिपलेट यही होता है कि आपका 3, 4, 5 है। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करके हो सकता है, ये 2 गुणा करोगे तो सब में गुणा हो जाएगा। तो 9 और 12 जहां पर भी दिखता है आपको, वहां पर 15 होगा ही होगा। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे, इसको भी स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करके देखेंगे, फिर हम 9 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो 225 आ जाएगा। ठीक है, जब 225 आ जाएगा तो ये 15 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 150 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर नंबर होगा थर्ड। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रकार रसायनों के कारण होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का क्या कारण है? तो ऊनी रेसे आपस में कस के जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेसे के बीच में वायु फंस जाती है और उष्मारोधी होती है। तो ये वाला जो है आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हवा को गुजरने नहीं देती, ऐसा नहीं है, हवा गुजरेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, लेकिन वो होती है ना कि हवा वहां पर फंस जाती है और यह जो होती है वायु का उष्मारोधी होती है। ठीक है, उष्मा को रोकने वाली। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड होगा। अब कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर का जो नाप है उसको इक्वल कर दिया जाता है 110 मीटर। मतलब कि आपके $1 का जो कीमत है वो कितना है? 82 रुपए है। ठीक है, 82 रुपए है, तो $100 की कीमत कितनी होगी? तो इसमें 1 रुपए में 100 की गुणा करोगे तो 82 में भी 100 की गुणा कर दोगे, तो $100 की कीमत होगी 8,200। चीजें समझ आ रही हैं?
तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 से 10 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 14.2 सेंटीमीटर कितना होगा। तो 14.2 सेंटीमीटर कितना होगा, तो इसमें गुणा कितना किया है, 14.2 का, 14.2 का गुणा किया, तो इसमें भी 14.2 का हम लोग गुणा कर देंगे। अब चलिए फटाफट गुणा करके हम देखते हैं। तो 110 है और 14.2 है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 102 है, 14.2 है। तो पहले तो हम इससे कर लेते हैं, 14 से कर लेते हैं, ठीक है। 14 से करेंगे तो यहाँ पर 0 4 4, फिर 0 1 1, ठीक है, 0 4 5 और 1, इतना हो गया। फिर इसमें हम दशमलव से कर लेते हैं, तो दशमलव से करेंगे तो कितना होगा, 220 होगा। 1 के बाद यहाँ पर 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 22 हम लगा देंगे, ठीक है। देखिए 220 आया ना, एक दशमलव पहले लगा हुआ है, तो पहले दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। जैसे आप देखो 110 को 0.2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब दशमलव जो है इसको हटाना है हमें, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव पीछे से लगा देंगे, तो 22 आ जाएगा। अब 1540 और 22 जुड़ेंगे तो 1562, ये कितना है, मीटर। अब मीटर 1562 है, तो किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर, मतलब कि 100 मीटर में कितना होता है, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1000, अब यहाँ पर सारी चीजें तो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में कैसे करेंगे, यहाँ पर 1.562 कहीं दिख रहा है, 1.562, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, 1.562 ये होना चाहिए आंसर। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग एक बार देख लेना, यहाँ पर ना आंसर आपको देखने को मिलता है बार बार। चलिए, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे पर अरब सागर बसा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी पर आप देखोगे कि ये है आपका तमिलनाडु, यहाँ से यहाँ तक ये तमिलनाडु है पूरा, ठीक है, तमिलनाडु है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है, ये एपी है, फिर उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर इधर आप देखोगे तो ये केरल है, ठीक है, केरल। फिर ऊपर कौन सा है, कर्नाटका है, जहाँ पर बेंगलोर, जिसको आईटी हब कहा जाता है। फिर उसके छोटा सा है गोवा। फिर ऊपर है आपका महाराष्ट्र। बहुत सारे लोग मुंबई को राजधानी वो समझते हैं कि मुंबई जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक स्टेट है। मुंबई स्टेट नहीं है, वो एक जिला है। महाराष्ट्र जो है इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट है। उसके बाद आता है आपका ये वाला कौन सा, गुजरात। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, अरब सागर के, ये क्या है, अरब सागर है, और ये क्या है, वे ऑफ बंगाल। तो अरब सागर में क्या देखोगे, कौन कौन सा है, केरल है, बिल्कुल, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिल्कुल है, बात खत्म। अब केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश तो इधर है, ये नहीं है, उड़ीसा नहीं है, महाराष्ट्र है, केरल है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, तो ये भी नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन जो होंगे ये गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। एक ऐसा नाव जिसमें जमीन पर बांस की डंडी को लेकर के 2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, ताल के अनुसार डंडों को बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूद करके नाचते हैं, ठीक है। इस नाच को नाम और उस राज्य का नाम जहां लोग इसे करते, यह है चिराव नृत्य दोस्त, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि चिराव नृत्य जो होता है इसी तरीके से करते हैं, बांस ले लेते हैं ऐसा। अब एक इधर एक बंदे ने बांस पकड़ा, एक इधर बांस पकड़ा, और यहाँ पर एक कोई आएगा और इसमें कूद कूद कर नाचेगा, और इधर कुछ लोग होंगे ढोलक लेकर के बल्ले बल्ले करेंगे इधर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से बल्ले बल्ले खैर नहीं करते हैं, मतलब एक बात कह रहा हूँ, ढोलक मतलब कि बल्ले बल्ले ही दिल्ली एनसीआर में चीजें देखने को मिलती हैं, बट फिर भी वहां पर ढोलक की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है, और दूसरी बात है कि इसके बीच में नाचा जाता है। ये कौन सा डांस है, वो है आपका मिजोरम का चिराव नृत्य, और बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर। संसार की 5वीं और भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है संतोष यादव। इसको याद रखेंगे, नहीं संतोष यादव नहीं, बछेंद्री पाल, ठीक है। संतोष यादव 2nd नंबर पे थी, ठीक है, इनके बाद आई थी संतोष यादव, पहले तो बछेंद्री पाल है, और इन्होंने काफी ज्यादा काम करा था, और ये 12-13 साल की उम्र में ही कहीं ना कहीं इनके अंदर इस जिज्ञासा थी कि हमें एवरेस्ट को फतह करना है। तो भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, इसको याद रखेंगे। और संसार की 5वीं, और उसके बाद संतोष यादव ने भी इस चीज को करा था। सुनीता विलियम भारतीय मूल की अमेरिकी आप देखोगे वैज्ञानिक थी, जो कि आप अंतरिक्ष में गई थी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आंध्र प्रदेश की हैं, और इन्होंने 29 मेडल अब तक भारत के लिए जीते हैं, और ये एक वेट लिफ्टर है, इसको याद रखेंगे। वेट लिफ्टर है और वेट उठाती हैं, ठीक है।
129 किलो, 100 कहीं ना कहीं आप देखोगे 29 गोल्ड मेडल, मतलब 29 गोल्ड नहीं, 29 मेडल अब तक इन्होंने जीत लिया है। एक आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इसको याद रखें, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्योहार, तो दोनों त्योहार एक दिन तो मनाए नहीं जाते, अलग अलग होता है ना। दिवाली पूर्णिमा को मनाई जाती है और होली अमावस्या को मनाई जाती है। गलत, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है और होली जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताना कि सूर्य ग्रहण कब होता है, क्या अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है कि पूर्णिमा को होता है। ठीक है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। ठीक है, दिवाली अमावस्या ये पूछता है बार बार, इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे इसको, दिवाली 4 शब्द की है, दीपावली और अमावस्या भी 4 साढ़े 4 शब्द का है, होली 2 की है तो ये 3 की है। तो इस तरीके से याद रख लेना, दीपावली 4 हो गया, अमावस्या 4.5 हो गया, होली 2 हो गया, पूर्णिमा 3 हो गया या 3.5, और अब है ना, तो इसको 2 है तो 3.5 मान लो, एक बढ़ा करके आधा कर लो। ऐसे कर लोगे तो चीजें समझ में आएंगी, भूलेगी नहीं कभी। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथन गलत कथन है, कुछ उस चीज के बारे में बताएंगे। यह वृक्ष लगभग सामान्य कक्षा के कमरों की ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पर मिलता है, इंडोनेशिया में मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे जिस कमरे जैसे 3 फ्लोर 4 फ्लोर जो कमरे हैं ना, उनकी ऊंचाई के बराबर, सामान्य कमरे की ऊंचाई के बराबर ही होता है। एक कमरा जो भी आपका बनता है उस कमरे के हिसाब से इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन इसके आप देखोगे ना, इसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती हैं। ये अबू धाबी में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के आसपास पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है, स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ये भी सही आंसर है। वृक्ष की जड़ें ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती हैं। जैसे कि आपका घर जो है 10 फीट का है, तो 300 फीट नीचे तक इसकी जड़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जमीन के भीतर होती है, जल जब तक नहीं मिल जाता ना तब तक ये नीचे जाता। वैसे ही जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक आप मेहनत करते रहिए। आंसर नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर खजूर जो है अबू धाबी में खूब पाया जाता है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम भी पाया जाता है अबू धाबी में, इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन रेगिस्तानी ओक नहीं पाया जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अबू धाबी मतलब कि दुबई में रेगिस्तान है तो रेगिस्तानी ओक नामक पौधा वहां पाया जाता होगा, ऐसा कहीं भी कनेक्शन नहीं है, तभी ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, हमारे देश में ऐसे गांव है जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण घर के बांस को घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनवाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं, तो ये है आसाम में। ठीक है, अब घर लकड़ी का है तो अंदर के हम पत्थर तो लगवा नहीं सकते, तो सिंपल सा लॉजिकल सा सवाल है कि अंदर से भी घर लकड़ी का ही होगा, बाहर से भी लकड़ी का होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब ऐसा बाढ़ आ जाए ना तो घर को शिफ्ट करने में बहुत नुकसान ना हो और ऐसा लगे कि चलो छोड़ो, नहीं तो अब पता चले कि आप यूपी में देखो, कहीं भी देखो आप, समतल एरिया में, मैदानी एरिया में 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगा के बढ़िया एकदम घर बनवा रहे हैं लोग। अगर उसमें बाढ़ आ जाए और उसको छोड़ने की नौबत आ जाए तो सोचो कितना दुख होगा। इसीलिए वहां पर, अब ऐसा नहीं है पूरे आसाम में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, आसाम में, पूरे आसाम में नहीं है, कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, जहां पर बाढ़ वाले एरिया है वहां पर इस तरीके के आदिवासी लोग जो होते हैं वो लोग इन सभी चीजों को बनाते हैं, और वो एनसीईआरटी में है तो हमें डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्री कंटेंट यहाँ पर मिलता है, इस चीज को कंज्यूम कीजिए। 300+ क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे अपना।